प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान संख्या 43 में आप सभी सहभागियों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों से मुखातिब हूँ। प्रिय सहभागियों, सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया के तहत हम नवें सप्ताह के तीसरे कालांश में एक दूसरे से रूबरू हैं। आशा है कि जो पिछला व्याख्यान संख्या 42 था, वो आप सभी सहभागियों के लिए लाभदायी सिद्ध हुआ होगा। प्रस्तुत व्याख्यान के लिए जो विषय चुना गया है, उसका विषय है रीतिकाल के संदर्भ में देव का अध्ययन। डॉक्टर नगेंद्र, परिचय एवं समीक्षात्मक अध्ययन। यानी इसमें डॉक्टर नगेंद्र द्वारा प्रस्तुत प्रबंध रीतिकाल के संदर्भ में देव का अध्ययन को विषय के रूप में ग्रहण किया गया है। तो अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी के शोध और आलोचना के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने अपनी विद्वता और गहन चिंतन से हिंदी आलोचना और शोध को नई दिशा दी है। डॉक्टर नगेंद्र का योगदान मुख्यतया सैद्धांतिक आलोचना और शोध पद्धति के निर्माण में रहा है। उनकी पहचान सैद्धांतिक आलोचना के पुरोधा के रूप में होती है। वो काव्यशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने भारतीय रस सिद्धांत और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, विशेषकर अभिव्यंजनावाद और सौंदर्य शास्त्र के बीच समन्वय स्थापित करने का महती कार्य किया है। उनकी आलोचना पद्धति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पद्धति का विकसित रूप भी माना जाता है। उन्होंने इसमें शास्त्रीयता के साथ आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समन्वय किया। उनकी प्रसिद्ध कृतियां जैसे रस सिद्धांत, आलोचक की आस्था और विचार और अनुभूति हिंदी आलोचना को एक मजबूत सैद्धांतिक आधार प्रदान करती हैं। तो शोध के संदर्भ में अगर उनके योगदान पर हम दृष्टिपात करते हैं, तो देखते हैं कि शोध पद्धति के विकास के संदर्भ में उनकी भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी अनुसंधान यानी शोध के क्षेत्र में सिद्धांत और समस्याओं पर गहन विचार किया। उनके अनुसार शोध के विशिष्ट धर्म जैसे नवीन तथ्यों का अन्वेषण, उपलब्ध तथ्यों या सिद्धांतों का नवीन आख्यान और ज्ञान की वृद्धि है। उन्होंने पुनरावृत्ति जैसी शोध समस्याओं पर चिंता व्यक्त की और शोध के स्तर को बनाए रखने पर जोर दिया। वह विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक और विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त होते रहे, जिससे उन्होंने उच्चतर हिंदी अध्ययन और शोध के कार्य में अपनी अमिट छाप या प्रभाव छोड़ा। संपादक के रूप में भी उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास बहुचर्चित और बहुपठित एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है। यह कई लेखकों के योगदान या सहयोग से तैयार किया गया ऐसा बृहत ग्रंथ है, जिसने कि हिंदी साहित्य को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उनकी भूमिका हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के संदर्भ में भी कम नहीं है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को सुदृढ़ता प्रदान की और वहाँ हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन को एक नया आयाम दिया। उनके प्रयासों से विश्वविद्यालयी स्तर पर हिंदी को अंग्रेजी के समकक्ष ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। डॉक्टर नगेंद्र का महत्व इस बात में भी निहित है कि उन्होंने हिंदी शोध
और आलोचना को भावुकता से निकालकर वैज्ञानिकता और शास्त्रीयता की ओर मोड़ा, जिससे एक गंभीर और अनुशासित अध्ययन का विषय बन गया। उनके महत्व के संदर्भ में और भी कहना ये है कि विवेच्य कृति उनकी व्यावहारिक शोध संबंधी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। मूल रूप से उनका ये शोध प्रबंध थी या शोध प्रबंध के रूप को परिवर्तित और परिवर्धित करके पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया और इस प्रबंध पर उनको आगरा विश्वविद्यालय से शोध के उपरांत उपाधि मिली। इसका जो मूल शीर्षक है वो है रीतिकाल के संदर्भ में देव का अध्ययन, जबकि प्रकाशित हुई कृति का नाम है देव और कविता। उनके डीलिट का शोध प्रबंध रीत काव्य की भूमिका देव और उनकी कविता के नाम से स्वीकृत हुआ, जिसे उन्होंने दो अलग अलग पुस्तकों रीत काव्य की भूमिका और देव और कविता के रूप में प्रकाशित करवाया। इसके अतिरिक्त उनके दूसरे शोध और आलोचनात्मक कार्यों में रस सिद्धांत का महत्वपूर्ण रूप से योगदान है। उनकी ये एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति है। इसमें उन्होंने रस सिद्धांतों का गहन विश्लेषण और विवेचन प्रस्तुत किया है। दूसरी जो कृति है अनुसंधान और आलोचना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह पुस्तक अनुसंधान की पद्धति और आलोचना के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पक्षों के उद्घाटन पर केंद्रित है। आलोचक की आस्था उनका निबंध संग्रह है। वो निबंध संग्रह उनकी साहित्यिक मान्यताओं और आलोचना सिद्धांतों को स्पष्ट करता हुआ गहन चिंतन और विवेचन विश्लेषण पर आधारित सॉरी आधारित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मित्रानंदन पंत उनकी प्रारंभिक आलोचना कृति है, जिसमें कवि सुमित्रानंदन पंत की कृतियों का मूल्यांकन किया गया है। इसी क्रम में साकेत एक अध्ययन में उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना साकेत का गहन रूप से आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। तो प्रबंध का जो केंद्रीय विषय है वो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव, जिनका की वास्तविक नाम देवदत्त है, उनके साहित्यिक कार्यों का सर्वांगीण विवेचन और हिंदी साहित्य में उनके महत्व का पुनः पुनर्स्थापन सॉरी पुनर्स्थापन का प्रयास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव को मतिराम भूषण आदि कवियों से कमतर स्थान दिया था। डॉक्टर नगेंद्र ने इस कृति में गहन अध्ययन और तार्किक विवेचन के आधार पर देव के कवित्व का महत्व स्थापित किया। उन्होंने देव की समग्र प्रतिभा और काव्य कला का विश्लेषण कर उन्हें रीतिकाल के शीर्षस्थ कवियों में स्थापित करने का महती प्रयास किया है। डॉक्टर नगेंद्र का प्रबंध रीतिकाल और उसकी काव्य परंपरा को समझने के लिए मूल आधार का कार्य करता है। यह प्रबंध सॉरी जिसको उन्होंने 1941-42 में आरंभ किया और 1946 में पूरा किया और उसी वर्ष इसी प्रबंध पर उनको आगरा विश्वविद्यालय द्वारा, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, डीलिट की उपाधि प्रदान हुई। और फिर अंत में यह बताना चाहूँगा कि यह 1950 में दो भागों में प्रकाशित हुआ। रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता। इस पुस्तक के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का कथन भी उल्लेखनीय है। इस पुस्तक में ऐसी हिंदी साहित्य की एक काव्यधारा का गहन और प्रामाणिक विश्लेषण किया गया है, जो लंबे समय तक विवाद का विषय रही है।
एक और पारंपरिक विद्वानों का समूह था जो रस सिद्धांत जो सॉरी जो रस सिद्ध काव्य को ही सच्चा काव्य मानता था, जबकि दूसरी ओर आधुनिक विचारधारा के लेखक थे जो इसे जीवन से असंबद्ध और रूढ़िग्रस्त कहकर अस्वीकार कर रहे थे। डॉक्टर नगेंद्र ने इन दोनों विचारधाराओं से परे जाकर यह स्पष्ट किया, यह मान्यता स्थापित की कि रीत काव्य भारतीय साहित्य में अपनी तरह का एक विशिष्ट काव्य और काव्य प्रवृत्ति के रूप में है, जिसका तुल्य रूप अन्य किसी भाषा या साहित्य में कदाचित नहीं मिलता है। तो अब उसके वैशिष्ट यानी प्रबंध के वैशिष्ट पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये आप लोगों को भी ज्ञान है कि हिंदी में इससे पहले रीति काव्य को बहुत उपेक्षित माना गया था। द्विवेदी युग के आलोचकों ने इसे नीतिहीन और पतित कहकर तिरस्कृत भी किया था, और छायावाद के कवियों ने इसे जीवन से असंबद्ध मानकर तो अस्वीकार ही कर दिया था। तो इसीलिए उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि रीतिकाल केवल श्रृंगार या भोग की कविता नहीं है, बल्कि उसका अपना गहन रसात्मक और सौंदर्यपूर्ण महत्व भी है। इसका उद्देश्य यानी रीतकाल की भूमिका का उद्देश्य रीतकालीन कविता को उसकी सही साहित्यिक स्थिति में स्थापित करना। इसमें पहली बार ये सिद्ध किया गया है कि रीत काव्य केवल रूढ़ या प्रतिगामी नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य में एक स्वतंत्र काव्य प्रवृत्ति है जो रस भाव और सौंदर्य के माध्यम से जीवन के गहरे पक्षों को उद्घाटित करती है। डॉक्टर नवे नगेंद्र ने सॉरी डॉक्टर नगेंद्र ने वेद, उपनिषद, दर्शन, नाट्यशास्त्र और काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन करके ये स्पष्ट कर दिया कि रीति काव्य की जड़ें भारतीय परंपरा में बहुत गहराई तक गई हुई हैं। इस तरह उन्होंने न केवल रीति काव्य का सौंदर्य शास्त्रीय मूल्यांकन किया, बल्कि उसे आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी समझाने का महती प्रयास किया है। जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई तब तक हिंदी साहित्य में रीतिकाल को लेकर केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं थीं, और वो निश्चित रूप से अपेक्षाकृत सीमित थी। इस ग्रंथ ने पहली बार रीतिकाल के सौंदर्य और भावात्मक पक्ष को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया और इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। यह पुस्तक अथवा प्रबंध हिंदी शोध में सौंदर्य शास्त्री दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा सकती है। इसमें उन्होंने न केवल कविदेव के काव्य का गहराई से विश्लेषण किया है, बल्कि अपनी सौंदर्यवादी और मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति को भी व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि यह कृति मुख्य रूप से कविदेव के व्यक्तित्व और काव्य की विवेचना के लिए लिखी गई है या प्रस्तुत की गई है, इसके बावजूद इसके माध्यम से डॉक्टर नगेंद्र की सौंदर्य दृष्टि और काव्य दर्शन की झलक भी बार बार दिखाई देती है। इस ग्रंथ में उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि रीतिकालीन कविता केवल नारी सौंदर्य तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें भावनाओं, व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक गहराइयों की भी अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। रीतिकाल के अधिकांश कवि स्त्री सौंदर्य का ही वर्णन करते हैं, उसके अंग, रंग, रूप और लावण्य को केंद्र में रखते थे। परंतु डॉक्टर नगेंद्र ने यह प्रमाणित किया कि देव का दृष्टिकोण मात्र रूप सौंदर्य तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने स्त्री को एक जीवंत,
संवेदनशील और भावनाशील व्यक्तित्व के रूप में देखा। यह विशेषता ही उन्हें रीतिकाल के अन्य कवियों से अलग बनाती है। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने देव की कविता के माध्यम से सौंदर्य शास्त्र को मनोवैज्ञानिक गहराई से जोड़ने का प्रयास किया है। डॉक्टर नगेंद्र इस प्रबंध के संबंध में अथवा पुस्तक के संबंध में खुद ही यह कहते हैं कि यह ग्रंथ मेरे गवेषणात्मक प्रबंध का उत्तरार्ध है। आरंभ में देव विषयक सामग्री का आलोचनात्मक विवरण दिया गया है ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि मेरा अध्ययन वहीं से आगे बढ़ता है। इसके बाद देव के जीवन चरित्र और उनके काव्य के विविध पक्षों का विस्तार पूर्वक विवेचन और मूल्यांकन किया गया है। इस प्रकार देव और उनकी कविता केवल किसी एक कवि का जीवन परिचय या काव्य समीक्षण नहीं, बल्कि यह उस युग की सौंदर्य दृष्टि, मनोविज्ञान और कला संवेदना का भी अध्ययन है। इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने यह स्पष्ट किया है कि कविता का मूल्य केवल उसके विषय या वस्तु में नहीं, बल्कि उसमें निहित रस, रूप, सौंदर्य, अनुभूति और कलात्मक अभिव्यक्ति में भी निहित होता है। इस कृति के माध्यम से डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल के कवियों को समझने की एक नई दृष्टि प्रदान की। वो ऐसी दृष्टि है जो कविता को नैतिकता या सामाजिकता के बजाय सौंदर्य और संवेदना के स्तर पर परखती है। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रंथ हिंदी आलोचना में सौंदर्य शास्त्री और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होता हुआ प्रतीत होता है। तो अब हम उसके विषय विवेचन यानी पुस्तक अथवा प्रबंध का जो विषय है उसका क्रमबद्ध रूप से संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय में देव विषयक सामग्री और उसकी समीक्षा है। इसमें ड- रचनाकार ने रीत युग की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने केवल घटनाओं का नहीं, बल्कि उस समय के लोगों के आंतरिक जीवन, विचारों और प्रवृत्तियों का भी चित्रण किया है, क्योंकि कविता का संबंध इन्हीं से होता है। इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने दियो से संबंधित सभी अथवा अधिकांश सामग्री को एकत्रित किया और उसे आलोचनात्मक कसौटी पर परखा। इसमें उन्होंने पहले के लेखकों द्वारा प्रस्तुत मतों की समीक्षा की और ये भी स्पष्ट किया कि देव के बारे में पूर्ववर्ती विद्वानों की धारणाएं कितनी प्रामाणिक और कितनी अपूर्ण है। प्रस्तुत अध्याय एक प्रकार से शोध की पृष्ठभूमि तैयार करता है और इसी पृष्ठभूमि को आधार बना करके आगे का अध्ययन बढ़ता है। दूसरे अध्याय का संबंध देव के जीवन चरित्र की अभिव्यक्ति अथवा विवेचन से संपृक्त है। इसमें रीति काव्य के शास्त्रीय आधारों का विश्लेषण किया गया है। उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र के मूल सिद्धांतों को आधुनिक साहित्य शास्त्र, मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। उनका उद्देश्य यह बताना था कि भारतीय काव्य शास्त्र केवल परंपरागत नहीं, बल्कि गहराई से मनोवैज्ञानिक और सौंदर्यपरक भी है। इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने देव के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने ऐतिहासिक स्रोतों, विभिन्न संदर्भों और साहित्यिक संकेतों के आधार पर देव के जीवन का रूप निर्मित किया है। यद्यपि देव के जीवन के तथ्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, फिर भी लेखक ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके जीवन की रूपरेखा सजीव और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत की है। तीसरे अध्याय में देव के ग्रंथों पर विचार किया गया है। इसमें रीति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का अध्ययन और विश्लेषण भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने व्यक्तिगत
रूप से कवियों पर नहीं बल्कि पूरे उस युग की प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया है। यानी कहने का आशय है कि केवल कवि ही उस उनके केंद्र में नहीं। निष्कर्ष निकालते समय उन्होंने सभी प्रमुख रीत कवियों के प्रकाशित और अप्रकाशित ग्रंथों का सहारा लिया। इसमें देव के प्राप्य और अप्राप्य ग्रंथों की संख्या भी निर्धारित की गई है। उन्होंने उपलब्ध प्रत्येक ग्रंथ की प्रामाणिकता, विषय वस्तु और सौंदर्य के आधार पर समीक्षा की है। विशेष रूप से अष्टयाम और भवानी विलास जैसे ग्रंथों की आलोचना सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से की गई है। इस अध्याय में डॉक्टर नगेंद्र ने सौंदर्य की परिभाषा भी अत्यंत सूक्ष्म रूप में दी है। उनके अनुसार मनोविज्ञान की दृष्टि में सौंदर्य का मूल तत्व सामंजस्य है। यह सामंजस्य पहले वस्तु के विभिन्न अंगों में होता है और फिर वस्तु तथा व्यक्ति के मन के भाव में। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र के लिए सौंदर्य केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि मनुष्य और वस्तु के बीच के भावनात्मक सामंजस्य का अनुभव है। चौथे अध्याय का संबंध देव की कविता के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श से संपृक्त है। चौथा अध्याय इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है और इसमें उन्होंने देव की कविता के महत्वपूर्ण पक्षों को पहचाना और उसका विश्लेषण किया है। ये पक्ष राग अथवा सिंगारिक पक्ष, विराग अथवा दार्शनिक पक्ष तथा रीति अथवा आचार्य पक्ष के रूप में रेखांकित किए जा सकते हैं। रीतिकाल के अन्य कवियों में सामान्यतया श्रृंगार और रीति के तत्व एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, परंतु देव की विशेषता है कि उनके काव्य में ये तीनों पक्ष स्पष्ट और स्वतंत्र रूप में दिखाई देते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर नगेंद्र ने देव की श्रृंगारिक कविताओं में सौंदर्य और भावना के संतुलन को भी रेखांकित किया है। उनका मानना है कि देव केवल भौतिक रूप सौंदर्य के कवि नहीं है, बल्कि वे मानव मन की गहराइयों, भावनात्मक संघर्षों और आत्मीय अनुभूतियों को भी व्यक्त करते हैं। इसी अध्याय में वैराग्य और तत्व चिंतन से संबंधित कविताओं का भी विवेचन विश्लेषण किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इन कविताओं में मौजूद दार्शनिक दृष्टि और आत्मबोध को पहचानते हुए यह सिद्ध किया है कि देव का व्यक्तित्व केवल एक दरबारी कवि का नहीं बल्कि एक चिंतनशील कलाकार का भी है। वो ये मानते हैं कि किसी कविता में केवल भावना सुंदर नहीं होती बल्कि उसका कलात्मक रूप, भाषा, अभिव्यक्ति और लय भी उसे या उसके भीतर निहित सौंदर्य को पूर्णता प्रदान करती है। पांचवें और छठे अध्यायों में डॉक्टर नगेंद्र ने देव की कला, भाषा, छंद रचना और अन्य कवियों के साथ उनके संबंधों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने उनके सौंदर्य को केवल दृश्य रूप में नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव के रूप में देखा है। डॉक्टर नगेंद्र के लिए सौंदर्य केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि उस अनुभूति का परिणाम है जो मन पर प्रभाव डालती है। यही दृष्टि उन्हें एक संवेदनशील और मनोवैज्ञानिक समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। इन अध्यायों में उन्होंने देव की भाषा की मधुरता, अलंकारों की विविधता और छंदों की कलात्मक रचना का भी उल्लेख किया है। साथ में यह भी स्पष्ट किया है कि किन किन कवियों का देव पर प्रभाव पड़ा और देव ने किन किन कवियों को प्रभावित किया। इस प्रकार वह देव को रीतिकालीन साहित्यिक परंपरा की एक मजबूत कड़ी के रूप में स्थापित करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने देव के काव्य के विभिन्न पक्षों जैसे
भाव पक्ष, कला पक्ष, रस योजना, अलंकार योजना, भाषा शैली आदि का गंभीर और विस्तृत विश्लेषण किया है। 7वें अध्याय में हिंदी काव्य में देव का स्थान निर्धारित करते हुए उनकी साहित्यिक मान्यताओं पर विचार किया गया है। उनके अनुसार देव का काव्य विद्यापति की परंपरा से प्रभावित है, परंतु वह अपने स्वभाव और दृष्टि से स्वतंत्र भी है। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि देव का स्थान हिंदी काव्य में विशिष्ट और अनुपम है। वे रीतिकालीन कवियों में सबसे अधिक परिपक्व, सौंदर्यबोध और भावनात्मक गहराई के कवि हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि देव और उनकी कविता केवल देव के काव्य का अध्ययन नहीं, बल्कि यह उस युग की सौंदर्य दृष्टि, रस चेतना आ- और काव्य दर्शन की गहन व्याख्या भी करती है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस ग्रंथ के माध्यम से ये भी सिद्ध किया कि रीति काल में के केवल कवि रूप सौंदर्य के उपासक नहीं थे, बल्कि वे मानव हृदय की अनुभूतियों के सर्जक कलाकार थे। इस ग्रंथ में उन्होंने सौंदर्य को केवल भौतिक इंद्रिय जन्य न मानकर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सामंजस्य के रूप में भी परिभाषित किया। उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि किसी कविता का वास्तविक सौंदर्य उसके भाव और अभिव्यक्ति के समन्वय में निहित होता है। इस प्रकार देव और उनकी कविता हिंदी आलोचना में न केवल सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि की प्रतिष्ठा करती है, बल्कि रीति काव्य के पुनर्मूल्यांकन की दिशा में एक ऐतिहासिक और मौलिक ग्रंथ सिद्ध होती है। उनकी आलोचना पद्धति के संदर्भ में संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है। डॉक्टर नगेंद्र की व्यवहारिक आलोचना का यह प्रबंध एक महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें उन्होंने देव की तुलना रीतिकाल के अन्य प्रमुख कवि मतीराम और बिहारी से करते हुए देव की विशिष्टताओं को उद्घाटित किया है। उनकी आलोचना में तर्क और मनन की प्रधानता है। उन्होंने वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देव के काव्य का मूल्यांकन किया है, जिसमें व्यक्तिगत राग या पूर्वग्रह का अभाव है। उन्होंने देव के काव्य का मूल्यांकन भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांतों, विशेषकर रस सिद्धांत के आलोक में किया है, जिससे उनकी आलोचना को शास्त्रीय आधार प्रदान होता है। इस पुस्तक ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में कई मायनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कृति ने रीतिकाल के कवियों के मूल्यांकन की दिशा में एक नया मानक स्थापित किया है। देव जैसे विवादित और अपेक्षित रूप से दरकिनार किए गए कवि के साहित्य को पुनः प्रतिष्ठा दिलाई और उनकी वास्तविक प्रतिभा से पाठकों को परिचित कराया। और कहा जा सकता है कि यह ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र की गहन अध्यवसाय, विवेचना क्षमता और सुचिंतित आलोचना पद्धति का प्रमाण है। इस प्रकार से प्रस्तुत विवेच्य कृति हिंदी साहित्य आलोचना में एक मील का पत्थर मानी जाती है, जिसे रीतिकाल के एक महान कवि देव को उसका उचित स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आशा है कि प्रस्तुत व्याख्यान आप लोगों के लिए लाभदायी सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद।